ओके देन, तो चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट डे वन में हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो डे वन के लिए यहाँ पर हमारे पास में शुरू में ये सोर्सेज को लेकर के होता है, बट आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आप इसको इस वाले पार्ट को स्किप करिएगा, ये हमारे लिए रिलेवेंट पार्ट नहीं है। आपके ये क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं आता है। आगे हमारे पास एरर्स को लेकर के है, अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको स्किप करना है यहाँ पर। इससे भी क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों को नहीं बनते हैं। अब हमारे पास आता है डेंसिटी को लेकर के। चलिए, तो डेंसिटी को लेकर के अगर बात किया जाएगा तो हमारे पास 3-4 तरीके की प्राइमरली डेंसिटी होती है। एक होती है जो हमारी अर्थमेटिक डेंसिटी होती है। अर्थमेटिक डेंसिटी का मतलब होता है जहां पर हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं टोटल एरिया के साथ में। तो टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया के साथ में जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर अर्थमेटिक बेसिकली डेंसिटी निकल करके आती है। सेकंड होती है जो फिजियोग्राफिकल होती है। फिजियोग्राफिकल में टोटल पॉपुलेशन को हम लोग जितने भी हमारा अरेबल लैंड होता है उसके साथ में हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आ जाती है। एग्रीकल्चरल डेंसिटी, जहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फार्मर की पॉपुलेशन को लेते हैं और इसको हम लोग अरेबल लैंड के साथ में डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, पहले के दो के लिए तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आ जाएंगे कि हाँ टोटल पॉपुलेशन और टोटल जो होता है अरेबल लैंड। लेकिन तीसरा वाला कई बार यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी की जाती है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाता है कि टोटल रूरल पॉपुलेशन, यहाँ पर लिख दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि टोटल रूरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ पर अरेबल लैंड है। तो हम कंसीडर करते हैं, हम मानते हैं कि रूरल एरिया में जो लोग हैं प्राइमरली वो एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करते हैं, तो रूरल पॉपुलेशन भी इफ़ इन केस यहाँ पर लिख करके आता है तो भी यहाँ पर आप कहेंगे कि यस दिस इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट। यानी एग्रीकल्चरल डेंसिटी में अगर अरेबल लैंड की जगह पर अगर कहीं एग्रीकल्चरल मतलब ये रूरल पॉपुलेशन भी लिख देता है तो भी वो एक करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट मानी जाएगी। यहाँ पर दो कुछ और भी डेंसिटीज़ होते हैं नॉर्मली। एक हमारा न्यूट्रिशनल डेंसिटी के फॉर्मेट में होता है। न्यूट्रिशनल डेंसिटी का मतलब होता है जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन को हम फूड प्रोड्यूसिंग लैंड में हम जब डिवाइड करते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितना भी पार्ट डिवाइड किया है वो हम लोगों ने अरेबल लैंड के साथ में डिवाइड किया है। अरेबल लैंड का मतलब कि कितने एरिया पे खेती हो रही है, जिसको मैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी बोल सकता हूँ। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। लेकिन हमें केवल और केवल अब इस ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में कुछ एक एरिया ऐसा भी जाएगा जहाँ पर हमारी खेती जो है या फिर जो हमारी क्रॉप है वो ईल्ड नहीं आई होगी, यानी कि वो फेल हुआ होगा। लेकिन वही चीज़ जहाँ से हमारी फील्ड आ रही है, जो फॉर्म जो हमारा फूड प्रोड्यूसिंग लैंड है, जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो हमारी न्यूट्रिशनल डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी। न्यूट्रिशनल नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, तो पॉपुलेशन तो नहीं लेकिन जो यहाँ पर फूड प्रोड्यूसिंग एरिया होंगे वो हमारी फूड प्रोड्यूसिंग लैंड के साथ में जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारी न्यूट्रिशनल डेंसिटी आ जाती है। और लास्ट इसी तरीके से आ जाती है हमारी अर्बन डेंसिटी को लेकर के। सो अर्बन डेंसिटी का मतलब होता है जहाँ पर हम अर्बन एरिया के केवल और केवल पॉपुलेशन को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। सो अर्बन एरिया में यहाँ पर सिटी एरिया हो सकती है या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया हो सकती है। इन दोनों को जब हम कंसीडर करते हैं तो हमारी अर्बन डेंसिटी आ जाती है। तो डेंसिटी को लेकर के क्वेश्चन जो आते हैं वो सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला मेकिंग पर बेसिस पे आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, या फिर इसी का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, यही आपसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसकी रेलेवेंस जो होती है हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब अगला है कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किस तरीके से है। अगर मैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं, और उससे पहले यहाँ पर कुछ एक जो इंपॉर्टेंट हमारे जो जोग्राफर्स हैं जिन्होंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी की थ्योरीज दे रखी हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वन बाय वन करके यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि व्हाट ऑल थ्योरीज आर देयर जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसकी शुरुआत जो होती है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि फादर ऑफ जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्राइमरली हम लोगों को देखने को मिलते हैं ट्रिवार्था। ट्रिवार्था ने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी हुई है, नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें कई सारे कंट्रीब्यूटर देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक कंट्रीब्यूटर है जिनका नाम है क्लार्क। क्लार्क ने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इनका नाम है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन इनकी ये है कि इन्होंने जो हमारा सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या फिर जो फिफ्थ स्टेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, फिफ्थ स्टेज ऑफ जो पॉपुलेशन यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, इसके बारे में भी इन्होंने बता रखा है। इनफैक्ट अगर मैं सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को लेकर के हमारे पास में कई सारे जोग्राफर हैं जिन्होंने बातें की हुई हैं। जैसे यहाँ पर वेन डे का है, इन्होंने सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में ही आइडिया बता रखा है। इसके अलावा हमारे पास में क्लार्क के अलावा एक हमारे पास सॉक्स का आइडिया आ जाता है एंड सीपी ब्लैकर का आइडिया आ जाता है। इन दोनों लोगों ने भी फिफ्थ स्टेज ऑफ जो ट्रांजिशन है, फिफ्थ स्टेज ऑफ ट्रांजिशन के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। दिस इज फिफ्थ स्टेज को लेकर के, फिफ्थ स्टेज
नहीं नहीं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सुनते रहिए। और अगर आप A4 शीट पे लिखना चाहते हैं तो आप A4 शीट पे साइड साइड में लिखते रहिए। अदरवाइज़ ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कि ये चीज़ बाद में शेयरेबल रहे, मैं शेयर कर सकूँ, ताकि इसको देख करके आप चाहे तो इसी से रिवाइज़ करिए, या इसके थ्रू आप अपना नोट मेकिंग करना चाहें तो नोट मेकिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप केवल फोकस करिए ऑन द रिवीजन साइड, या फिर पैरेलली आप साथ साथ में सुनते रहिए, लिखते भी रहिए। चलिए, तो बेसिकली हम लोग ने यहाँ पर बात किया क्लार्क को लेकर के, जहाँ पर इन्होंने पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बुक लिखी और इन्होंने सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में यहाँ पर बात किया हुआ है। यहाँ पर वेन डेका ने एक्चुअल में सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बात किया है। इसके अलावा यहीं पर हमारे पास में इसी का एक दूसरा नाम भी आता है, जिसका नाम है लेस थागने। दिस इज लेस थागे। ये प्राइमरली एक और नाम है जो कि सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल से रिलेटेड है, लेकिन मेनली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो वेन डेका के नाम पे ही मिलते हैं। तो वेन डेका का नाम ध्यान रखना है। और उसके अलावा सीपी ब्लैकर और जो सॉक्स का आइडिया, जिन्होंने फिफ्थ स्टेज ऑफ ट्रांजिशन के बारे में, फिफ्थ स्टेज ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन डीटीएम है, इसके बारे में यहाँ पर बात किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास में नेक्स्ट आ जाते हैं जेलेंस्की का आइडिया। दिस इज जेलेंस्की का आइडिया आ जाता है। तो जो जेलेंस्की है, इन्होंने अपनी बुक लिखी हुई थी जिसका नाम है प्रोलॉग टू। दिस इज जेलेंस्की ने अपना आइडिया लिखा हुआ है जिसका नाम है प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। दिस इज प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब ये प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी में इन्होंने 1971 में लिखी हुई थी, और यहाँ पर इन्होंने माइग्रेशन का अपना आइडिया दिया था जिसको बोलते हैं मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। दिस इज मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, ये इन्होंने अपना आइडिया दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास में नंबर ऑफ जोग्राफर्स हैं जो केवल नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे एक जोग्राफर यहाँ पर आते हैं जिनका नाम है गार्नियर। जो गार्नियर हैं ये बेसिकली एक फ्रेंच जोग्राफर हैं, और इन्होंने भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी पर अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन अगेन। दिस इज ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, इनकी भी बुक का नाम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने लायक है। डेमको इसी तरीके से आ जाते हैं। डेमको ने अपनी बुक लिखी थी पॉपुलेशन ज्योग्राफी अ रीडर। दिस इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी अ रीडर, बस ये ध्यान रखिएगा, डेमको जो है वो एक रीडर है। इसके अलावा स्टैम्प का आइडिया आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्टीवर्ड का आइडिया आ जाता है। सो स्टीवर्ड का आइडिया तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा पॉपुलेशन, या हमारा पॉपुलेशन पोटेंशियल का आइडिया आ जाता है। दिस इज पॉपुलेशन पोटेंशियल हो गया। और स्टैम्प का जो आइडिया है दिस इज ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ हो गया। ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ का ये हमारा बुक लिखी गई है, ये आ गया। अब पॉपुलेशन पोटेंशियल के जैसे ही यहाँ पर कई और भी यहाँ पर नाम है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, सो दिस इज पॉपुलेशन बॉम्ब का आइडिया हो गया। पॉपुलेशन बॉम्ब का आइडिया जैसे कि पॉल एहलरिच, दिस इज पॉल एहलरिच, या फिर एनी एहलरिच के द्वारा ये लिखा गया है। दिस इज एनी एहलरिच के द्वारा लिखा गया है। और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था पॉपुलेशन जो हमारा मतलब एक्सप्लोजन होती है। तो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गई, दिस इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो आइडिया है ये दिया गया था हमारे किंग्सले डेविस के द्वारा। दिस इज किंग्सले डेविस के द्वारा दिया गया है, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। ये तो हो गया हमारा स्टीवर्ड को लेकर के। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास एक और साहब है जिनका नाम है पीटर एंड लार्किन्स। दिस इज पीटर एंड लार्किन्स का आइडिया आ जाता है। पीटर एंड लार्किन्स ने यहाँ पर अपना आइडिया दिया हुआ था पॉपुलेशन एनालिसिस। ठीक है, पॉपुलेशन, दिस इज पॉपुलेशन एनालिसिस। और यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी, प्रॉब्लम्स इन ज्योग्राफी। दिस इज प्रॉब्लम्स इन, जो भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, प्राइमरली पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जो भी प्रॉब्लम है तो इसके बारे में यहाँ पर स्टडी किया गया है। याद करने का तरीका मेरे ख्याल से जेलेंस्की तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। गार्नियर के लिए ध्यान रखिएगा कि इन्होंने भी सेम ट्रिवार्था के तरीके से ही फॉलो किया था। ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन हो गया। डेमको जो है वो एक रीडर है। ठीक है, डेमको जो होती है, जैसे डैम जो होता है गुफा को बोला जाता है हिंदी में, मतलब इंग्लिश में डैम बोला जाता है। अब गुफा में छिप करके क्या होता है, लोग पढ़ाई करते हैं छिप के, तो डैम जो होती है उसको बोला जाता है गुफा। तो डेमको से ध्यान रखिएगा कि वो एक रीडर है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो घोषाल बाबू हैं। दिस इज घोषाल बाबू, मैं नाम रख दिया हूँ, घोषाल है बेसिकली। इन्होंने भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इंडिया में पॉपुलेशन ज्योग्राफी को इन्होंने स्टडी किया है। ध्यान रखिएगा घोषाल का जो आइडिया है वो हमारा पॉपुलेशन एलिमेंट को ही लेकर के सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट या कहीं और। घोषाल का नाम ध्यान रखिएगा, बेसिकली पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में इन्होंने स्टडी यहाँ पर की हुई है। प्राइमरली इनका यही आइडिया हमें देखने को मिल जाता है। ये तो हो गई जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी को लेकर के हमारे पास में एलिमेंट्स हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अलावा हमारे पास में इस तरीके के कई सारे और भी एलिमेंट देखने को मिलते हैं जो कि हम लोग
आगे बात करेंगे। फिलहाल जरा यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ग्लोबल पॉपुलेशन को लेकर के। सो देयर आर ग्लोबल पॉपुलेशन को लेकर के कई सारे यहाँ पर हमारे पास में एलिमेंट्स हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो डेंस पॉपुलेशन होती है, कुछ होती है मॉडरेट पॉपुलेशन, कुछ होती है स्पेयर्स पॉपुलेशन, और कुछ होती है जो इनहिबिटेड या फिर जहाँ पर नेग्लिजिबल पॉपुलेशन होती है। अब मैं जरा यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास में आइडियाज़ आ जा रहे हैं। तो लेट मी ऐड सब फ्यू स्लाइड्स, यहाँ पर कुछ स्लाइड्स यहाँ पर ऐड कर लूँ मैं। अब यहाँ जरा देखिएगा, अब यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ डेटा रिलेटेड एस्पेक्ट को लेकर के, क्योंकि डेटा वाला कंसेप्ट जो है वो कल डिमांड हो रही थी कि डेटा वाले पार्ट पे भी बात कर लेते हैं। तो हम लोग अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब शुरू से बात करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कि क्या हमें यहाँ पर डेटा देखने को मिलता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर बताइएगा। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सबसे पहले हम लोग अगर कॉन्टिनेंट वाइज अगर बात किया जाए, कॉन्टिनेंट वाइज अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलती है वो है एशिया में। एशिया में यहाँ पर 60% पॉपुलेशन देखने को मिलती है। दूसरा इसी तरीके से हमारे पास अफ्रीका आ जाती है। अफ्रीका में यहाँ पर 16% पॉपुलेशन है। फिर इसके बाद से आगे बढ़ जाइए, आगे इसके बाद से यूरोप में आ जाते हैं। यूरोप में यहाँ पर यूरोप में ये हमारी 9% पॉपुलेशन है। आगे बढ़ जाइए, नॉर्थ अमेरिका आ गया। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर हमें 7.5% पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ जाइए साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में यहाँ पर 5.5% पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। और इसी के आगे बढ़ जाइए ओशियानिया में, ओशियानिया में मतलब लेस देन 1% हमें पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। चलिए अब जरा एक एक करके यहाँ पर एक एक कंट्री को जरा पकड़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ओशियानिया में अगर बात करेंगे तो प्राइमरली यहाँ पर अलग अलग ग्रुप है। जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर माइक्रोनेशिया होती है, फिर उसके बाद से मेलानेशिया होती है, और फिर उसके बाद से पॉलिनेशिया होती है। तो ज़रा ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और जो यहाँ पर मेलानेशिया वो प्राइमरली इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। पहले ऊपर माइक्रो होता है, फिर मेला होता है, और यहाँ पर होती है ऑस्ट्रेलिया। ये यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया में कौन कौन से आइलैंड ग्रुप आते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोग ये सेटलमेंट वाले पार्ट में बात कर लेंगे, हमारे लिए उतना रिलेवेंट अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेला जो है वो हमेशा नीचे लगता है, ठीक है। मेला जो है हमेशा नीचे लोअर लैंड पे मेला लगता है। तो मेला का मतलब क्या हो गया, माइक्रोनेशिया पहले ऊपर आएगा, मेलानेशिया साउथ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद से पॉलिनेशिया ये आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि ये भी पूछ लिया जाता है कि मेलानेशिया कौन सा है, माइक्रोनेशिया कहाँ पर पाया जाता है और माइक्रोनेशिया कहाँ पर पाया जाता है। तो मेला हमेशा नीचे रखता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर किस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया देखिए सबसे छोटा हमारा जो है महाद्वीप है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बड़े बाकी सारे जो है इससे बड़े बड़े हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप देखिए कितने बड़े बड़े हैं। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर पॉपुलेशन ओशियानिया के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन हमें देखने को मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में फिर हमारे पास में आ जाता है पीएनजी। दिस इज़ पीएनजी का मतलब हो गया पपुआ न्यू गिनी हो गया, जहाँ पर पपुआ ट्राइब प्राइमरली यहाँ पर रहती है। यहाँ पर जो है पपुआन या पपुआ ट्राइब यहाँ पर रहती है। सेकंड नेक्स्ट आ जाती है न्यूजीलैंड, आ जाइए। और फिर उसके बाद से हमारे पास अगला आ जाता है जो हमारा फिजी है, दिस इज़ फिजी। अब देखिए ये जो इलाका है, ये जो हमारा पूरा कंट्री देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है। और यहाँ पर हमारे पास में कई सारी ट्राइब भी आ जाती हैं। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइब है ये हमारी एब ओरिजिनल इसको बोला जाता है। जो ट्राइब्स होती है उनको यहाँ पर एब ओरिजिनल बोला जाता है, ट्राइब्स हो गई। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइब है वो है माओरी और बिंदीबस। माओरी और बिंदीबस ये दो ट्राइब जो होती हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों ट्राइब हैं। इन दोनों लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है। खैर ये हो गया हमारा जो ओशियानिया को लेकर के था। यहाँ पर तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, एक जो कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है, दूसरा जो कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ों के बारे में बात किया, और तीसरा हम लोगों ने बात किया कि माइक्रोनेशिया हमारा ऊपर होता है, मेलानेशिया हमारा नीचे होता है, और फिर पॉलिनेशिया होता है जो हमारा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चलिए ठीक है, साउथ अमेरिका की तरफ में आते हैं। साउथ अमेरिका प्राइमरली ये भी मंगोलॉयड ट्राइब ही होती है। अब यहाँ पर देखिए साउथ अमेरिका में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मेरे को ब्राज़ील में देखने को मिलती है। ब्राज़ील के बाद मैक्सिको हो गया, मैक्सिको के बाद आ जाइए, मैक्सिको के बाद कोलंबिया आ जाती है, कोलंबिया के बाद में कोलंबिया राजधानी इसकी बोगोटा है, और फिर उसके बाद से आ जाते हैं अर्जेंटीना, दिस इज़ अर्जेंटीना।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाइए। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में तो दो ही मेजर कंट्री हैं, यूएस हो गया और इसके अलावा कनाडा हो गया। ये दो मेजर कंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जिनकी पॉपुलेशन यूएस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तीसरे नंबर की वर्ल्ड कंट्री भी है और तीसरे नंबर की पॉपुलेशन में भी है। यूरोप में आ जाइए तो यूरोप में सबसे ज़्यादा रशिया ऑब्वियसली सबसे बड़ा है, रशिया देखने को मिल जाता है। रशिया के बाद यहाँ पर आ जाइए ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन के बाद से इसके बाद से फ्रांस हो गया, इसके बाद से जर्मनी हो गया, दिस इज़ जर्मनी हो गया, जर्मनी के बाद में फ्रांस हो गया और फिर उसके बाद से इटली हो गया, फ्रांस हो गया और फिर इटली हो गया। तो ये प्राइमरली हमें जो है पॉपुलेशन जो है देखने को मिल जाती है विद रिस्पेक्ट टू यूरोप हो गया। चलिए आगे अफ्रीका में आ जाओ। अफ्रीका में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है नाइजीरिया में देखने को मिलती है। नाइजीरिया के बाद नेक्स्ट जो है वो इथियोपिया में आ जाती है, दिस इज़ इथियोपिया में आ जाइए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे स्थित है ये। फिर इसके बाद से हमें इजिप्ट पे देखने को मिल जाती है, जिसको सिनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है। फिर इसके बाद से आ जाइए, इसके बाद से डीआरसी हो जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और फिर लास्ट में हमारी तंजानिया आ जाती है, दिस इज़ तंजानिया, जो दो कंट्री या दो पार्ट से बना हुआ है, एक तंगनिका से बड़ा है और दूसरा जो है जांजीबार है, और इन दोनों को मिला करके तंजानिया कहा जाता है। चलिए एशिया में आ जाइए। अब एशिया में बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे अगर मैं यहाँ पर वेस्ट एशिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरली हमें टर्की में देखने को मिलती है, फिर ईरान में देखने को मिलती है और फिर इसके बाद से सऊदी अरब में देखने को मिल जाती है। ईस्ट में आ जाइए तो ईस्ट में सबसे ज़्यादा मुझे चाइना में देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद से जापान में देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद से कोरिया में देखने को मिल जाएगी, दिस इज़ कोरिया में आ जाएगा। फिर साउथ वाले पार्ट में आ जाइए, साउथ में तो खैर दुनिया को पता है, यहाँ पर पहले इंडिया है, इंडिया के बाद में फिर यहाँ पर पाकिस्तान है, फिर उसके बाद से बांग्लादेश आ जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर आ जाइए, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में देखने को मिल जाती है, इंडोनेशिया में आ जाएगी, फिर उसके बाद से फिलीपींस में आ जाएगी, फिलीपींस में आ जाएगी और फिर उसके बाद से वियतनाम में आ जाएगी। तो ये प्राइमरली हमारे पास में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाती है। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल क्या पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली इंडिया में है, इंडिया के बाद फिर उसके बाद से चाइना पे है, चाइना के बाद फिर अल्टीमेटली आगे बढ़ जाइए यूएसए में आ जाती है, इंडोनेशिया में आ जाती है, दिस इज़ इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया के बाद में फिर पीछे की तरफ में जाते ही पाकिस्तान हो गया, फिर नाइजीरिया हो गया, फिर उसके बाद से ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील के बाद आ जाइए बांग्लादेश आ जाइए, बांग्लादेश के बाद रशिया और मैक्सिको, दिस इज़ रशिया और फिर उसके बाद से मैक्सिको। ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी वैसे तो कर लिया है। और लोवेस्ट पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें, सबसे कम पॉपुलेशन हमें कहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो ये ग्रीनलैंड में सबसे कम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज़ ग्रीनलैंड हो गया, जो कि डेनमार्क, सॉरी ये तो हमारा जो है डेंसिटी को लेकर के हो जाता है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हमें सबसे कम जो डेंसिटी देखने को मिलती है, सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वो है वेटिकन सिटी को लेकर के, तो ये हमारी वेटिकन सिटी हो जाएगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा टीएनपी, टीएनपी का मतलब होता है तुगालू, दिस इज़ तुगालू हो गया, फिर उसके बाद से नाउरू हो गया, दिस इज़ तुगालू हो गया, नाउरू हो गया, और पी से हो गया हमारा पलाऊ हो गया, दिस इज़ पलाऊ। और इसके अलावा सेन मरीनो आइलैंड है बेसिकली, सेन मरीनो हो गया। तो ये प्राइमरली हमें देखने को मिल जाती है। सब कहाँ पर है, ये सब जो होती है ओशियानिया ग्रुप में ही प्राइमरली देखने को मिल जाती हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा बात किया कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हो गया डेटा को लेकर के। ये क्लियर है? आगे बढ़ें अगर, तो हम लोग अब बात करते हैं जरा डेंसिटी को लेकर के कि डेंसिटी यहाँ पर कैसी कहाँ पर देखने को मिलती है। तो डेंसिटी के लिए देखिए, अगर मैं हाईएस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था, हम लोगों ने एक ट्रिक बात की थी एमएमएस को लेकर के। सो एमएमएस का मतलब क्या है, एमएमएस का मतलब हो गया सबसे पहले यहाँ पर मकाऊ हो गया, फिर उसके बाद से मोनाको हो गया, मकाऊ हो गया, मोनाको हो गया, फिर उसके बाद से सिंगापुर हो गया, दिस इज सिंगापुर हो गया, फिर उसके बाद से आगे बढ़िए हांगकांग हो गया, हांगकांग हो गया, फिर उसके बाद से गाज़ा स्ट्रिप हो गई, फिर जिब्राल्टर हो गई, दिस इज जिब्राल्टर हो गया, फिर उसके बाद से बहरीन हो गई, और बहरीन के बाद फिर अल्टीमेटली यहाँ पर मालदीव देखने को मिल जाती है, दीज आर मालदीव्स हो गया। और वही अगर मैं लोवेस्ट के बारे में बात करूँ, लोवेस्ट डेंसिटी कहाँ पर आ रही है, तो सबसे कम हमारी ग्रीनलैंड में आ जाती है, ग्रीनलैंड पूरा खाली है, ठीक है, ये डेनमार्क की टेरिटरी के अंतर्गत चली जाती है। फिर उसके बाद से फॉकलैंड हो गया, फॉकलैंड किसके अंडर में आ जाती है, यूके के अंडर में आ जाती है, साउथ अमेरिका में प्राइमरली पड़ती है। पिटकेयर्न आइलैंड आ जाती है, पिटकेयर्न भी किसकी टेरिटरी है, यूके की ही टेरिटरी है। फिर इसी में आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा वेस्ट सहारा देखने को मिलती है, वेस्ट सहारा के बाद फिर मंगोलिया आ जाती है, और मंगोलिया के बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया में भी स्पेशली अगर बात करेंगे तो वेस्ट पार्ट पूरा खाली है, मेनली यहाँ पर साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट जो है और नॉर्थ ईस्ट पार्ट यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये हो गया डेंसिटी को लेकर के।
चलिए आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान वाले एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर मैं हाईएस्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ जाइए हांगकांग के पास में है। दिस इज़ हांगकांग की है, जापान की है और कोरिया की है। जापान कोरिया हो गया। चलिए ठीक है। अगर मैं लोएस्ट के बारे में बात करूं सबसे कम कहाँ पर है, तो इस लोएस्ट के लिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर CNL। CNL का मतलब हो गया चाड, नाइजीरिया एंड लेसोथो। चाड, नाइजीरिया एंड लेसोथो, दिस इज़ लेसोथो। फिर इसके बाद से ज़रा सेक्स रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्स रेशियो क्या है, अब ये देखिए सबसे अच्छा जो है वो यूक्रेन वाले एरिया में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हो गया आर्मीनिया, दिस इज़ आर्मीनिया हो गया। इसके अलावा बेलारूस हो गया, दिस इज़ बेलारूस हो गया। इसके अलावा यूक्रेन हो गया, यूक्रेन के अलावा रशिया हो गया। इस बेल्ट में जो सेक्स रेशियो है बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 1.7% हमें देखने को मिलती है जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वर्ल्ड पॉपुलेशन हम लोग अगर बात करें, और सेक्स रेशियो भी कुछ 1010 के आसपास में हमें देखने को मिल जाती है। ओवरऑल लोएस्ट जो देखने को मिलती है, लोएस्ट सीधी सी बात है गल्फ़ के कंट्री में देखने को मिलेगा, वहीं पर सारी रोक टोक है। तो यहाँ पर सबसे कम जो होता है कतर में देखने को मिलती है, कतर के बाद UAE में देखने को मिलती है, फिर उसके बाद से बहरीन में आ जाती है, दिस इज़ बहरीन में, और फिर अल्टीमेटली ओके। ओके का मतलब हो गया ओमान और के का मतलब हो गया कुवैत। के का मतलब हो गया कुवैत। तो ये प्राइमरली हमारे पास में सेक्स रेशियो हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, डेंसिटी हो गया, और यही सब चीज़ें मेनली यहाँ पर पूछी जाती हैं। मान लेते हैं रेमिटांस को भी लेकर के, रेमिटांस सबसे ज़्यादा जो रेमिटांस है वो ऑब्वियसली इंडिया, यहाँ पर इंडिया कलेक्ट करता है। इंडिया के बाद में फिर मैक्सिको, यहाँ पर मैक्सिको में लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, फिर उसके बाद से चाइना यहाँ पर करता है। तो ये प्राइमरली हमारे पास में रेमिटांस को भी लेकर के आ जाता है। तो ये हो गए जो हमारे डेटा ओरिएंटेड हैं। सो ये हमारे पास में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बात कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर डेंसिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स रेशियो और रेमिटांस को लेकर के बात किया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है डेटा के नाम पर। यही इतने हैं जो प्राइमरली यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, या फिर यही इतने हैं जिससे आपके पास में यहाँ पर मतलब आएगा। मेनली जो होता है क्वेश्चंस इन्हीं के एरियाज में ही पूछा जाता है। इज दिस क्लियर? अब देखिए लैंग्वेज को लेकर के और रिलीजन को लेकर के भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। वैसे तो लैंग्वेज और रिलीजन हम लोगों को बात करना है कल्चरल एस्पेक्ट में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। मल्टीपल टाइम जब बात करेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पहले मैंडरीन बोली जाती थी, लेकिन अब नया जो डेटा निकला है उसमें ध्यान रख लीजिएगा, इंग्लिश हमारे पास में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर चाइनीज़ मैंडरीन हो गई। तीसरे नंबर पर आ जाएंगे तो हिंदी बोली जाती है, तीसरे नंबर पर हिंदी बोली जाती है। फिर उसके बाद से स्पेनिश, फिर उसके बाद से स्पेनिश बोली जाती है। फिर उसके बाद से अरबिक बोली जाती है, अरबिक हो गया। फिर उसके बाद से पोर्चुगीज़ बोली जाती है, पोर्चुगीज़ का परसेंटेज बढ़ गया है। रशियन बोली जाती है। बस इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इंडियन लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो हिंदी, हिंदी के बाद में सेकंड जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो है बंगाली। सेकंड जो होता है हाईएस्ट स्पीकिंग बंगाली है, और बंगाली के बाद तब उसके बाद से उर्दू आ जाती है। ये हमारे पास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेजेस में आ जाती हैं। हालांकि लैंग्वेज का हम लोगों को पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है। लैंग्वेज की पूरी हम लोग जो ब्रांचेस हैं, जैसे इंडो यूरोपियन हो गया, एफ्रो एशिया हो गया, एशिया हो गया, द्रविडियन हो गया, पॉलिनेशियन हो गया, इसके अलावा जो यूराल वाला जो रीजन है, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब कल्चरल एस्पेक्ट बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग बात किया जाएगा। रिलीजन में आ जाइए। सबसे ज़्यादा जो बड़ा रिलीजन है वो ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी ही है। तो क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन हो गए। फिर उसके बाद से इस्लाम होता है। इस्लाम के बाद नो रिलीजन है, मतलब यहाँ पर कोई भी रिलीजन यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। फिर उसके बाद से हिंदुइज़्म आ जाती है, फिर उसके बाद से हिंदुइज़्म आ जाती है, और फिर इसके बाद से तो कोई दिक्कत नहीं है, बुद्धिज़्म आ जाती है। फिर उसके बाद से शिंटो आ जाती है जो जापान में लोग प्रैक्टिस करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये प्राइमरली यहाँ पर हमारे पास में देखने को मिल जाती है। अब इंडिया में अगर बात करें तो हिंदुइज़्म, हिंदुइज़्म के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर बुद्धिज़्म देखने को मिल, मतलब इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में चलो ठीक है, यहाँ पर हिंदुइज़्म के बाद इस्लाम सेकंड नंबर पे है। सो सेकंड नंबर पे यहाँ पर इस्लाम देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद से सिख देखने को मिल जाती है, फिर बुद्धिस्ट देखने को मिल जाती है, और लास्ट में जैन और फिर पारसी देखने को मिल जाते हैं। ये तो हो गया हमारे पास में नॉर्मल जो केसेस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बेसिक नेचर पे ध्यान रखिएगा, बुद्धिज़्म ज़्यादा है, फिर उसके बाद से बुद्धिज़्म के बाद में फिर अल्टीमेटली हमें जैन देखने को मिलती है, और फिर अल्टीमेटली लास्ट में जा करके हम लोगों को सिख देखने को मिल जाता है। सिख नॉर्मली कम है, जैन रिलेटिवली थोड़े
ज़्यादा हैं। तो ये हम लोगों ने रिलीजन को लेकर के यहाँ पर बातें कर ली। तो बस यही चीज़ है, सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन कहाँ की देखने को मिल जाएगी? सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन हमें साउथ एशिया में देखने को मिलेगी, ईस्ट एशिया हो गया और वेस्टर्न यूरोप में प्राइमरली देखने को मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेस्टर्न यूरोप। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पूरी की पूरी इलाका जो है वो इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने कल बात किया था कि ऑस्ट्रेलिया में रिलेटिवली कम है, लेकिन यूरोप में रिलेटिवली हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। मॉडरेट में आ जाएंगे तो मॉडरेट तो आई डोंट थिंक कि इस पर कोई क्वेश्चन वगैरह बनेगा, ये तो आपके मेंस के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होती है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अगला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अब देखिए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमारे पास में ना सिर्फ केवल और केवल हमारा फिजिकल फैक्टर, बल्कि ह्यूमन फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब फिजिकल फैक्टर में तो नॉर्मल क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गई, वाटर अवेलेबिलिटी हो गई, रिसोर्सेज हो गए। इकोनॉमिक फैक्टर में इसी तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सोशल और कल्चरल में यहाँ पर आ जाता है। सोशल और कल्चरल को लेकर दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसेप्ट होते हैं। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल को लेकर के। तो कंसेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल, यहाँ पर हमारे पास में एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल कैपिटल का कंसेप्ट, और इसी तरीके से हमारे पास में सोशल वेलबींग का आइडिया आ जाता है। सोशल वेलबींग का आइडिया आ जाता है। अब देखिए, सोशल कैपिटल को लेकर के कुछ एक जोग्राफर का नाम यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जैसे ब्लैक एंड ह्यूज का नाम, ब्लैक एंड ह्यूज का नाम हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कस किया हुआ था रॉबर्ट पुटमैन का नाम, तो दिस इज़ रॉबर्ट पुटमैन का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस इसके अलावा यहीं पर हम लोगों को पियरे बॉर्डियू का नाम ध्यान रखना है, पियरे बॉर्डियू का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गए मेजर लोग जिनका हमें सोशल कैपिटल या सोशल वेलबींग में आइडिया हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक नाम है जिनका नाम है स्मिथ। नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट जो HSC एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि इन्होंने कितने पैरामीटर के बारे में बातें की हुई हैं। 7 पैरामीटर के बारे में बातें करनी है। अब यहाँ जरा सुनिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर ये है, ज्योग्राफी में जब आपको समझ में न आए, ठीक है, ज्योग्राफी में जब आपको ये समझ में न आए कि यहाँ पर कितने फैक्टर हैं, तो ज्योग्राफी में पैरामीटर को अगर मार्क करना है तो अगर ऑप्शन में 7 लिखा हुआ है तो आंसर जो है दिस इज 7 ही होगा। यस, दिस इज DM स्मिथ, इनका नाम ये DM स्मिथ ही है, वही है जिन्होंने बिहेवियरल ज्योग्राफी पर बात की हुई है, जिन्होंने बिहेवियरल ज्योग्राफी पर बात की हुई है, ये वही ज्योग्राफर है, बिहेवियरल ज्योग्राफी वाले ही ये स्मिथ है। अब अगर ट्रिक ये है कि अगर ऑप्शन में 7 पैरामीटर लिखा हुआ है, आंख बंद करके 7 मार कर दीजिएगा। अगर आपको तुक्का मारना है तो ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्लासिफिकेशन 7 नंबर पे ही किए गए हैं, चाहे वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया जा रहा हो, चाहे स्मिथ के द्वारा दिया जा रहा हो, या फिर मतलब कोई भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा पैरामीटर जो होता है वो 7 ही है। जस्ट एक रफ आइडिया कि अगर आपको गेस मारना है तो उसके लिए बोल रहा हूँ कि क्या आंसर हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर ऑप्शन में ग्रिफिथ टेलर लिखे हुए हैं, डजंट मैटर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आंसर ग्रिफिथ टेलर ही होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ये आने वाले टाइम में आप क्वेश्चन के थ्रू देखो, जो भी मैं ट्रिक बोला करूँ ना, या आप लोग जब अपनी यूथ कर रहे होंगे, जो आप अपने क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उस दौरान में ये ट्रिक अप्लाई करके देखिएगा। ये सारी ट्रिक जो होती हैं वो अप्लाई होंगी, 100% श्योर है। तो ये प्राइमरली यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक। एक और ट्रिक यहाँ पर हम लोग जरा बात करते हैं मैच द फॉलोइंग को लेकर के। हर जगह काम नहीं करेगा लेकिन फिर भी काम करेगा। सुनिए, मैच द फॉलोइंग को लेकर के जो ट्रिक है, ट्रिक यहाँ पर ये है 1 2 3 4। 1 के नीचे A कभी नहीं आएगा, B के नीचे 2 के नीचे B कभी नहीं आएगा, C कभी नहीं आएगा, D कभी नहीं आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 और मैच कराना है A B C D के साथ में, और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि एग्जैक्टली इसका ऑप्शन क्या होगा, तो अब ऑप्शन में आप देखिए, जिसके नीचे 1 के नीचे A लिखा होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, या 2 के नीचे B होगा ऑप्शन नहीं होगा, 3 के नीचे C होगा ऑप्शन नहीं होगा, 4 के नीचे D होगा तो ऑप्शन नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास में यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर हैं। मान लेते हैं सपोज ये हमारा कोई क्वेश्चन है ABCD, यहाँ पर ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ABCD लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। मान लेते हैं ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, D C A B, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा है D B A C। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मान लेते हैं C A B D, और फिर उसके बाद से ऑप्शन है मान लेते हैं कि A, ठीक है, यहाँ पर A मान लेते हैं, और फिर मान लेते हैं यहाँ पर D C B, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिएगा, जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर बोला या जो मैंने यहाँ पर बेसिकली ट्रिक बोली है उसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए 1 के नीचे D आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, B 2 के नीचे C आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 के नीचे A आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 के नीचे B आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर A हो सकता है।
1 के नीचे डी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के नीचे बी नहीं आना चाहिए था लेकिन आ रहा है, मतलब 2 के साथ में बी नहीं आना चाहिए था, आ रहा है। सी के नीचे यहाँ पर देखिए 1 के नीचे सी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के नीचे ए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के नीचे बी है और 4 के नीचे डी नहीं आना चाहिए था। 1 के नीचे ए नहीं आना चाहिए था, तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। लेकिन ये जस्ट मैं तब बोल रहा हूँ जब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, एकदम आइडिया नहीं लग रहा है, ब्लैंक एकदम हो चुके हैं, आंसर फिर भी हिट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन होता है कि या आप देख लीजिए 1 के साथ ए नहीं आना चाहिए, 2 के साथ बी नहीं आना चाहिए, 3 के साथ सी नहीं आना चाहिए और डी के साथ मतलब 4 के साथ डी नहीं आना चाहिए। ये जस्ट एक ट्रिक के फॉर्मेट में है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर लगेगा, लेकिन अगर आपको गेस करना है, अगर आपको फिर भी आंसर करना है तो उसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। आपका चांस रिलेटिवली 50% से ज़्यादा हो जाएगा करेक्ट होने का। नॉर्मली आप देखेंगे कि अगर मान लें 5 क्वेश्चन आपने किया है इस तरीके से तो आपके 3 तो करेक्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली 2 तो रॉन्ग होंगे ही होंगे, इतना तो सबको अब रहेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, वही बड़ी बात है। चलिए, तो ये प्राइमरली हम लोगों ने बात किया फिजिकल को लेकर के, फिर इकोनॉमिक को लेकर के, सोशल को लेकर के। सिमिलरली इसी तरीके से पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं और इसी तरीके से हिस्टोरिकल फैक्टर भी होते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर में प्राइमरली यहाँ पर एक नाम है, ध्यान रखिएगा, लिंस्की का नाम। ध्यान रखिएगा लिंस्की का नाम। लिंस्की ने प्राइमरली यहाँ पर बात किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। चलिए, अब यहाँ पर पॉपुलेशन जो है हर जगह पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती ऑब्वियसली। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के अगर बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारे पास 90% ऑफ द पॉपुलेशन है और साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ पर 10% ऑफ द पॉपुलेशन ही सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज़, 17.5% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो कि 2.3% ऑफ द लैंड पर रहती है। ये किसके लिए है? यह है इंडिया के रिस्पेक्ट में। इस डेटा को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डेटा कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा चीज़ ध्यान रखिएगा, तीसरा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ये 90% यहाँ पर पॉपुलेशन है, 10% यहाँ पर साउथ में है और बाकी इंडिया को लेकर के तो हम लोगों ने बात कर ही लिया कि क्या चीज़ है। अब हम लोग जरा बात करते हैं ये जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है ये कब कब कैसे कैसे कितना कितना हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ पर बात किया हुआ था, एक छोटी सी ट्रिक ही थी। तो यहाँ पर प्राइमरली यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि सबसे पहले 200 आएगा, फिर 80 आएगा, 45 आएगा, 50 आएगा, 25 आएगा। तो पहले 200 है, उसका आधा करिए 80, फिर उसका आधा करिए 45, फिर यहाँ पर 50 25। कहने का मतलब यहाँ पर 1650, 200 लगा दीजिए 850 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से 80 जोड़ दीजिए 1930 हो जाएगा, फिर 75 जोड़ दीजिए 45 जोड़ दीजिए 1975 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 25 जोड़ दीजिए 2000। यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो होता है मतलब ये कितना हो गया, 50 जोड़ेंगे तो 45 के बाद में यहाँ पर 50 जोड़ेंगे 2025 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 25 जोड़ेंगे 2050 हो जाएगा और 2100 हो जाएगा। यह हमारा है कितना, 500 मिलियन हो गया। फिर ये 1000 मिलियन हो जाएगा, डबल करते आइए, 2000 हो गया, 4000 हो गया, 8000 हो गया, अब इसके बाद से 9000 हो गया और उसके बाद से ये 10,000 मिलियन हो गया। सब मिलियन में है, सब ये मिलियन में है। अब यहाँ पर कल को आपको मान लेते हैं ऑप्शन निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पर 1975 से लेकर के 2025 के बीच में निकालना है कहीं पर पॉपुलेशन की 2000 में कितनी पॉपुलेशन है। अब 2000 में पॉपुलेशन निकालने के लिए यहाँ पर दोनों के बीच में आप देख लीजिए, मेनली इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, 50 साल का अंतर है। और यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन का अंतर है, 4000 का अंतर है। तो यहाँ पर एवरेज में देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली हर साल जो होता है 800 बढ़ रही है, ठीक है। या फिर अगर मान लेते हैं 25-25 कर लेते हैं तो 2-2 हज़ार करके, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर सेम पेस नहीं है। तो हो सकता है कि हमारी जो पॉपुलेशन फर्स्ट 30 ईयर में जो बढ़ी हो वो हमारी 2000 बढ़ी हो और अगले आने वाले टाइम में 20 ईयर में ही 2000 यहाँ पर बढ़ गई हो। तो जस्ट यहाँ पर इंटरपोलेशन करना होता है और इंटरपोलेशन करने के बाद में तब यहाँ पर जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया होगा उस ऑप्शन के हिसाब से आपको मैच करना रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पर आंसर निकालना रहेगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ का कर्व रहा है वो हमेशा कुछ इस तरीके का रहा है, इस तरीके का रहा है। मतलब शुरू में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है, फिर धीरे 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 सैचुरेट होते जाएगी। शुरू में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, फिर उसके बाद से सैचुरेशन आएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास में आ जाते हैं पॉपुलेशन के जो अलग अलग हमारे पास में स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉपुलेशन के जो हमारे पास में अलग अलग यहाँ पर थ्योरीज़ हैं। जैसे यहाँ पर थ्योरी की जो शुरुआत होती है वो प्राइमरली शुरुआत होती है माल्थस के आइडिया से। तो यहाँ पर कुछ एक पॉपुलेशन की थ्योरी के बारे में जो बात कर रहा हूँ मैं, ये मॉडर्न थ्योरीज़ हैं, इनके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो देखिए, माल्थस का जो आइडिया है ये हमारा 1793 में, लेकिन ये किताब इन्होंने जो लिखी थी वो पब्लिश हुई थी 1803 में। ये पब्लिश हुई थी 1803 में। इनकी किताब का जो नाम है एस्से ऑन द पॉपुलेशन ज्योग्राफी। दिस इज एस्से ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक्चुअली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एस्से ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी याद रखेंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। तो वैसे तो ध्यान रखिएगा एस्से ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी।
यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान होगा कि ये जो है यहाँ पर बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं, और जबकि यहाँ पर जो मतलब पॉपुलेशन होती है, ये पॉपुलेशन हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर बढ़ती है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है वो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बेसिकली प्रिवेंटिव चेक के बारे में बात की गई है, दिस इज प्रिवेंटिव चेक, और पॉजिटिव चेक के बारे में बात की गई है। पॉजिटिव चेक का मतलब होता है जहाँ पर डेथ्स होंगी, यहाँ पर डेथ्स होंगी। अब ये डेथ किसी भी कारण से हो सकती है, वॉर के कारण से हो सकती है, एपिडेमिक के कारण से हो सकती है, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के पॉपुलेशन की डेथ होने वाली है। प्रिवेंटिव चेक का मतलब होता है जहाँ पर पॉपुलेशन को रोका जाता है, बढ़ने से रोका जाता है। कैसे रोका जाएगा? ये बेसिकली सेल्फ कंट्रोल करके, तो ये बेसिकली सेल्फ कंट्रोल करके या फिर मोरालिटी के थ्रू, तो मोरल रिस्ट्रेन हो गया, ये सब प्राइमरली यहाँ पर खुद को रोकने वाला जो केस होता है वो प्राइमरली यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आ जाएगा। ऑब्वियसली ये जो आइडिया है ये अपने आप में बैकवर्ड आइडिया है। क्यों बैकवर्ड है? क्योंकि यहाँ पर ना तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बातें की गई हैं, ना तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ना तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी के बारे में बातें की गई हैं। इसी का हम लोगों को एक्सटेंडेड वर्जन या फिर इसी का हमें इम्प्रूव्ड वर्जन देखने को मिलता है, इम्प्रूव्ड वर्जन देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं नियो माल्थुसियन का आइडिया। अब ये जो नियो माल्थुसियन का आइडिया है ये प्राइमरली हमें दो जगहों, दो थ्योरीज में देखने को मिलती है। एक होती है जिसका नाम है जे.एस. मिल की थ्योरी, ये जे.एस. मिल की थ्योरी है। जे.एस. मिल की जो थ्योरी है इसको नियो माल्थुसियन व्यू ही बोला जाता है, और यहाँ पर इन्होंने ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है कि अगर मान लो कल को पॉपुलेशन हमारी कम हो जाती है तो या तो हम साइंटिफिक टेक्निक यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन के तरीके से हम यहाँ पर उस चीज़ को डेवलप कर देंगे, या फिर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके फिर अल्टीमेटली यहाँ पर चीज़ों को बुला लेंगे। तो ये हमारा जे.एस. मिल का आइडिया आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नियो माल्थुसियन का आइडिया। दूसरा जो नियो माल्थुसियन का आइडिया है वो है हमारा जो लिमिट टू ग्रोथ की थ्योरी है। ये जो लिमिट टू ग्रोथ की जो थ्योरी है ये दी गई थी मीडोज एंड फॉरेस्टर एंड मीडोज के द्वारा, प्राइमरली फॉरेस्टर और मीडोज के द्वारा प्राइमरली ये दिया गया है। तो ये दो थ्योरी के बारे में ध्यान रखिएगा जो कि नियो माल्थुसियन व्यू है, जहाँ पर इन्होंने इंप्रूवमेंट किया था और टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। दूसरी हमारे पास में थ्योरी आती है वो है मार्क्सियन अप्रोच। तो कार्ल मार्क्स की अप्रोच है, दिस इज मार्क्सियन अप्रोच, प्राइमरली देखने को मिलती है जर्मनी से, ये भी निकल करके आई थी, ये भी जर्मनी से निकल करके आई थी, और ये भी जो है जर्मनी है, ये भी जर्मनी है। तो जर्मनी से ही प्राइमरली हमारे पास में थ्योरीज निकल करके आ रही हैं, ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है, ठीक है। तो मार्क्सियन अप्रोच प्राइमरली यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन्होंने जो बात की थी वो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी के बारे में बात किया था, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और इनका ये मानना था कि जितनी भी यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है या जो पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन या कुछ भी देखने को मिल रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर इन्होंने सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी थी, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में इन्होंने बता रखा है वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने दी हुई है किसको? ये दी हुई है कैपिटलिज्म को। और कैपिटलिज्म को लेकर के ही इन्होंने बोला है, जैसे मान लो कोई एक इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हुई है, ठीक है, अब ये इंडस्ट्री जो होती है इसके अंदर में यहाँ पर मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर बंदे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर हाई मतलब यहाँ पर ज़रूरतों के लिए हाई डिमांड की वजह से, यानी कि मोर मनी मोर हैंड वाला जो केस होता है, मोर मनी मोर हैंड, मोर मनी MONEY एंड मोर हैंड को लेकर के यहाँ पर मोर लेबर यहाँ पर बन जाएंगे, और जब मोर लेबर बनेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है वो स्पाइक करेगी, पॉपुलेशन हमारी जो होती है इंक्रीज़ करेगी। लेकिन इस इंक्रीज़ करने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा नहीं आएगा बल्कि न्यू इंडस्ट्री यहाँ पर खुल जाएगी, और इस तरीके से यही जो विशियस साइकिल है, ये विशियस साइकिल जो होती है इस तरीके से चलती रहती है, इसको हम लोग विशियस साइकिल बोला जाता है, दिस इज विशियस साइकिल चलती रहती है। और यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ही हमें देखने को मिल जाती है। ये एक्सप्लॉयटेशन कब तक चलेगा? जब तक ये विशियस साइकिल ब्रेक ना हो, और ब्रेक करने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर गवर्नमेंट ही होती है। गवर्नमेंट अल्टीमेटली यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेती है जिसके जरिए फिर अल्टीमेटली यहाँ पर वेलफेयर का काम स्टार्ट हो जाता है, और ये जो विशियस साइकिल है, जो एक्सप्लॉयटेशन चल रही है, जो कैपिटलिज्म के द्वारा जो यहाँ पर चल रही है, इसको ब्रेक किया जाता है, और यही गवर्नमेंट का एक्शन ही यहाँ पर मार्क्सिस्ट अप्रोच देखने को मिल जाता है। इसी को हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी कहते हैं, या इसी को हम मार्क्सिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। ये मार्क्सिस्ट अप्रोच प्राइमरली हमें देखने को मिल जाती है। अगला जो मेजर थ्योरी के फॉर्मेट में देखने को मिलता है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को लेकर के। अब देखिए DTM का जो आइडिया है ये बहुत बड़ा और काफ़ी बड़ा, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यही है, क्योंकि इसी से मेनली क्वेश्चन जो होते हैं इसी से ही पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर मेरी छूट गई है, माल्थस ने जो अपनी पॉपुलेशन बताई है, पॉपुलेशन जो होती है वो डबल हो जाएगी, यानी 2x हो जाएगी। कितने साल में? 25 ईयर में 2x हो जाती है। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब DTM के बारे में अगर बात करें तो प्राइमरली यहाँ पर इन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात किया हुआ था। किसने बात किया हुआ है? ये प्राइमरली बात किया है 2 लोगों ने। एक हमारे पास में थॉमसन आ जाते हैं, दिस इज थॉमसन आ जाते हैं, और दूसरे हो जाते हैं नोटेस्टीन, दिस इज नोटेस्टीन।
इन्होंने जो आइडिया दिया था 1929 में दिया था, इन्होंने आइडिया को प्रोपाउंड किया था 1945 में। तो प्राइमरली यहाँ पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि किस ईयर में दिया गया है, तो आप बताएंगे 1945 में। लेकिन अगर दोनों लोगों का नाम आता है तो 100% श्योर है वहाँ पर 1929 और 1945 दोनों ही बातें वहाँ पर लिखी गई होंगी। चलिए, अब हमारे पास में अलग अलग स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज हो गया, थर्ड स्टेज हो गया, फोर्थ स्टेज हो गया। तो प्राइमरली ये 4 स्टेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। नीचे में अगर बात करेंगे तो नीचे में यहाँ पर प्राइमरली बताया गया है टाइम को लेकर के, और ऊपर में यहाँ पर बताया गया है कि जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी क्या चीज़ होती है? पॉपुलेशन को स्टडी करने का ही जो साइंटिफिक तरीका होता है उसी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं। दिस इज़ पॉपुलेशन की स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, ये हमारा बन गया डेमोग्राफी। चलिए, अब हमारा जो पहला फेज़ है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारी फर्स्ट फेज़ है ये हमारी स्टेशनरी है, इसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी, इसको बोलते हैं हम लोग हाई स्टेशनरी। और जो हमारा लास्ट वाला फेज़ है इसको हम लोग बोलते हैं स्लो स्टेशनरी। दिस इज स्लो स्टेशनरी, ये हमारा स्लो स्टेशनरी हो गया क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें स्लो होती हैं। जो बीच का फेज़ है ये हमारा एक्सपैंडिंग फेज़ है, ये हमारा अर्ली एक्सपैंडिंग फेज़ हो जाती है, ये हमारी अर्ली एक्सपैंडिंग फेज़ हो जाती है, और यहाँ पर ये लेट एक्सपैंडिंग फेज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। दिस इज़ लेट एक्सपैंडिंग। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो ये रहा है, यहाँ पर हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई मिल रही है। तो यहाँ पर हाई बर्थ रेट भी है और यहाँ पर हाई डेथ रेट भी है, जिसकी वजह से हमारा जो पॉपुलेशन पिरामिड बनता है वो पॉपुलेशन पिरामिड हमारा कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड हमें इस तरीके का देखने को मिल जाता है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड जो होती है, पॉपुलेशन पिरामिड जो होती है ये हमारा सिंगल डिमेंशन में, ये सिंगल डिमेंशन में बना हुआ रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंगल डिमेंशन में बना हुआ ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, या सिंगल एक्सिस पे हम लोग बोल सकते हैं। प्राइमरली एक तरफ हम लोगों को एज देखने को मिल जाती है और दूसरे तरफ हम लोगों को जेंडर देखने को मिल जाती है। हमारा एज हो गया और दूसरे तरफ इधर में एक तरफ फीमेल हो जाती है और एक तरफ जो होती है मेल हो जाते हैं। तो ये हम लोगों को यहाँ पर इन्वर्टेड नहीं बल्कि स्ट्रेट ट्रायंगल देखने को मिल जाता है। सेकेंड वाले पार्ट में यहाँ पर क्या है कि मेडिकल यहाँ पर रिफॉर्म हो जाता है। तो मेडिकल रिफॉर्म होने की वजह से, यहाँ पर मेडिकल रिफॉर्म होने की वजह से जो डेथ रेट होती है ये हमारी कंट्रोल हो जाती है, और यहाँ पर भी जो डेथ रेट होती है ये हमारी लो देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो अभी भी हाई बर्थ रेट हमारी बनी हुई है, लेकिन यहाँ से अब बर्थ रेट जो होती है वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग होना शुरू होती है। ग्रोथ अभी भी हो रही है लेकिन यहाँ पर स्लो ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर मैंने स्लो ग्रोथ लिख दिया। और यहाँ पर बेसिकली हमें सैचुरेशन देखने को मिल जाती है, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों ही कंट्रोल हो चुकी है, दोनों के दोनों यहाँ पर बराबर हो चुकी है। अब यहाँ पर सैचुरेशन का मतलब यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल जा रही है, और ये स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारा TFR है ये हमारा 2.1 के आसपास में हो गया है, यानी कि मुझे रिप्लेसमेंट लेवल पे या रिप्लेसमेंट रेट पर मुझे देखने को मिल जा रही हैं चीज़ें। यहाँ पर जो कर्व होता है ये हमारा धीरे धीरे ट्रपीजियम शेप में होना लगता है, ये हमारा धीरे धीरे ट्रपीजियम शेप में होने लगता है, और यहाँ पर प्योर ट्रपीजियम शेप हमें देखने को मिलता है, विच इज़ अ गुड मेज़र, ये एक अच्छा मेज़र यहाँ पर कहा जाता है। और ये चीज़ जो होती है हमारी बेल शेप की देखने को मिल जाती है, हमारी बेल शेप की देखने को मिल जाती है। दिस इज़ माई बेल शेप, और ये दोनों के दोनों जो होती हैं दीज आर ट्रपीजियम शेप, ये जो है ट्रपीजियम शेप हमें देखने को मिल जाती है। अब जो फिफ्थ स्टेज के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं, फिफ्थ स्टेज का जो आइडिया है वो क्लार्क ने दिया था। इसके अलावा हम लोग कार्ल साउथ के आइडिया के बारे में देख सकते हैं, या फिर इसी तरीके से हमारा जो CP ब्लैकर का आइडिया है, ये CP ब्लैकर का आइडिया भी हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर होता क्या है, दिस इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये हमारा जो होता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हम इसको बोलते हैं, या इसी को हम लोग सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी बोल देते हैं, जो दिया गया था किसके द्वारा? ये दिया गया था वेन डेका के द्वारा। दिस इज वेन डेका के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर बेसिकली जो पॉपुलेशन होता क्या है कि डेथ रेट जो है वो हमारा ऊपर हो जाता है, मतलब डेथ रेट से नीचे हमारा बर्थ रेट चला जाता है। इसका मतलब मरने वालों की संख्या ज़्यादा है पैदा वालों से, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो हमारा पिरामिड देखने को मिलता है ये इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिल जाता है, कि बर्थ रेट यहाँ पर कम हो गया है, डेथ रेट रिलेटिवली ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन इस तरीके से उल्टा हो जाता है। प्राइमरली कहाँ पर देखने को मिलती है? प्राइमरली ये जैसे जापान हो गया या फिर इटली हो गया, इटली में इस समय बहुत कम बर्थ रेट है। लोवेस्ट जो बर्थ रेट मेरे को देखने को मिल रही है वो इस समय इटली में ही देखने को मिल रही है, तो सम पार्ट ऑफ प्लस कोरिया में हमें देखने को मिल रही है। तो प्राइमरली ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमें जो है लोवेस्ट बर्थ रेट हमें देखने को मिल रही है, या फिर डिक्लाइनिंग जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। तो ये जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का केस है ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ तक में किसी का कोई सवाल? एक चीज़ और यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है इसमें डेटा किसका इस्तेमाल किया गया था? ये डेटा इस्तेमाल किया गया है वेस्टर्न यूरोप का।
ये ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न यूरोप का प्राइमरली यहाँ पर डेटा इस्तेमाल किया गया, वेस्टर्न यूरोप की ही स्टडी की गई है। अच्छा, यहाँ पर भी गेस मारने के लिए अगर मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप हमेशा गेस करिएगा यूरोपियन कंट्री को ही, और स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन। जैसे इसी तरीके से हम लोग आगे क्रिस्टॉलर के बारे में बात करेंगे, तो क्रिस्टॉलर ने भी अपना स्टडी एरिया क्या रखा था? क्रिस्टॉलर ने भी अपना स्टडी एरिया सदर्न जर्मनी को रखा हुआ था, सदर्न जर्मनी हो गया। तो यहाँ पर गेस मारने के लिए अगर मान लेते हैं इनकेस अगर आपको नहीं याद आता है या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो नहीं पता है और अगर उसमें वेस्टर्न यूरोप या फिर यूरोप का कोई कंट्री है तो आप चुप मार करके उसी को मार्क कर दीजिएगा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग जरा चलते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं जितने भी हमारे पास में। अच्छा, एक और चीज़, एक आध दो चीज़ें और, जैसे इस पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब रीग्रेसिव पॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज रीग्रेसिव पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो चूंकि डिक्लाइन होते जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है रीग्रेसिव पॉपुलेशन। ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म रीग्रेसिव पॉपुलेशन होती है। अच्छा, व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव? क्या ये प्रोग्रेसिव है? नहीं। तो प्रोग्रेसिव जो होती है ये हमारी, ये जो सेकेंड से थर्ड फेज़ है ये हमारा प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन होती है। दिस इज़ माई प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन। ये मेरी जो होती है प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन, ये हमें देखने को मिलती है। तो प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड और थर्ड है, और फोर्थ जो फेज़ है ये हमारा रिग्रेसिव पॉपुलेशन हमें देखने को मिल जाता है। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक अपने पास में कोई नोट्स या कुछ रखिएगा जिसमें आप सारी जो ट्रिक्स वगैरह हैं ये अपने पास में रखिएगा। देखिए, ट्रिक्स से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आपके एडवांटेज में आएंगे ही आएंगे। 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके एडवांटेज में आएंगे, और यही वो ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप जो होता है प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। स्टेशनरी हो गया, अर्ली एक्सपेंडिंग हो गया, लेट एक्सपेंडिंग हो गया, स्लो स्टेशनरी हो गया, और डिक्लाइनिंग हो गया, जिसका आइडिया जो होता है सीपी ब्लैकर और सॉक्स ने दिया था, और उसके अलावा क्लार्क का आइडिया हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए, थॉमसन का आइडिया हो गया 1929, जो कि हमारा डीटीएम को लेकर के है। नोटेस्टीन का आइडिया 1945, सीपी ब्लैकर हो गया। किंग्सले डेविस का जो आइडिया है ये हमारा पॉपुलेशन बॉम्ब या फिर पॉपुलेशन, जिसको हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का आइडिया देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बॉग हो गया, डडली कर्क हो गए, इन लोगों ने इंपीरिकल डेटा दे रखे थे नॉन वेस्टर्न सोसाइटी को लेकर के, जो कि लेकिन हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं बना है और इसमें आने की संभावना रिलेटिवली काफ़ी कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम लोग ये माल्थस और इन लोगों के आइडिया के बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखिए, ऑलरेडी हम लोगों ने पॉपुलेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि द पोटेंशियलिटी, कितना ज़्यादा उस पॉपुलेशन के अंदर में कैपेबिलिटी कितनी है। तो वो एक पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेबिलिटी को लेकर के, कि कितनी कैपेबिलिटी है जिसकी बेसिस पर अल्टीमेटली हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर स्टीवर्ड का जो मेन आइडिया है ये हमारा ग्रेविटेशनल पुल को लेकर के है, ये हमारा ग्रेविटेशनल पुल को लेकर के था। और ये जो ग्रेविटेशनल पुल को लेकर के है, इसमें मल्टीपल हमारे पास में पॉपुलेशन है, मल्टीपल एरियाज़ हैं। मान लेते हैं ये 1 नंबर है, ये मान लेते हैं 2 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है। अब ये 1 और 2 आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, 2 और 3 आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा 1 और 3 आपस में भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द पॉपुलेशन। P1 यहाँ पर होगा, यहाँ पर P2 होगा, और ये P3 होगा। अब यहाँ पर इनके बीच में आपस में क्या पोटेंशियल है, इस चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि पॉपुलेशन पोटेंशियल क्या है। सो पॉपुलेशन पोटेंशियल हो सकता है कि 1 पे ज़्यादा हो सकता है 2 पे कम हो सकता है 3 पे एवरेज हो। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का यहाँ पर कितना मास है, कितना यहाँ पर डिमांड है, जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली इट कैन पुल द, जो भी यहाँ पर मान लो कि मार्केट है या जो भी इंडस्ट्री है वो कितना पुल कर पा रही है, इसी को हम लोग प्राइमरली बोलते हैं हमारा पॉपुलेशन पोटेंशियल। ये पॉपुलेशन पोटेंशियल है। खैर, ये हमें टर्म ही ध्यान रखना है कि स्टीवर्ड ने पॉपुलेशन पोटेंशियल का टर्म दिया था। किंग्सले डेविस का जो आइडिया है, किंग्सले डेविस ने प्राइमरली यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिया है। एक्सप्लोजन, बॉम्ब ही हम लोग बोलते हैं, बट एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है कि हमारी बर्थ रेट जो है वो हाई बनी हुई है, लेकिन जो डेथ रेट है यह हमारी लो हो गई है। तो अचानक से शूट करेगा जो पॉपुलेशन है। जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, पहले यहाँ पर पॉपुलेशन बड़े धीरे धीरे यहाँ पर चल रहा है, मान लो पॉपुलेशन हमारा इस तरीके से चल रहा है, लेकिन अब जैसे ही मैंने बर्थ कंट्रोल किया, अचानक से मेरी जो पॉपुलेशन है वो शूट कर जाएगी, और फिर उसके बाद से अभी भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ना ही चाहिए, लेकिन बढ़ने का रेट हमारा कम हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन हमारी स्लो होना शुरू हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, और फिर ये डिक्लाइनिंग आ जाएगी। तो ये जो पॉपुलेशन का शूट हमें देखने को मिलता है सेकेंड वाले में, इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का आइडिया है ये दिया गया था हमारे किंग्सले डेविस के द्वारा। और हमारे पास जो बॉम्ब का आइडिया है, ये बॉम्ब का नाम, जो किताब का नाम है, ये लिखा गया था पॉल एहलरिच के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर बात भी किया हुआ है, पॉल एहलरिच का जो आइडिया है, या फिर जो हमारे पास में आई थिंक कहाँ लिखा है, यस
हाँ जी, यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन बॉम्ब का जो आइडिया है ये एलरिच के लोगों के द्वारा लिखा गया और एक्सप्लोजन का जो आइडिया है वो किंग्सले डेविस के द्वारा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं जरा। मेरे ख्याल से हो गया ना। चलिए अब जरा सुनिएगा, हम लोग पॉपुलेशन पोटेंशियल वाले मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने पहले बात किया था माल्थस के बारे में, ये पहला मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल हम लोगों ने यहाँ पर मार्क्सन के बारे में बात किया था। तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर जो नियो माल्थुसियन अप्रोच है उसके बारे में बात किया। चौथा हम लोगों ने यहाँ पर डीटीएम के बारे में बात किया। कुछ यहाँ पर मॉडर्न थ्योरीज हैं, तो जरा मॉडर्न थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट हमारे पास में मॉडल आ जाते हैं। एक मॉडल आता है जो आर्सीन ड्यूमोंट का आइडिया है, दिस इज आर्सीन ड्यूमोंट का आइडिया है। आर्सीन ड्यूमोंट का जो आइडिया है कैपिलैरिटी अप्रोच है, कैपिलैरिटी, दिस इज कैपिलैरिटी अप्रोच है। बस नाम ध्यान रखिएगा क्या है, हम लोग थ्योरी बाद में देखेंगे। कैपिलैरिटी अप्रोच, चलो ठीक है सुन ही लीजिए। कैपिलैरिटी अप्रोच का मतलब यहाँ पर यह है कि जहाँ पर हाई सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो हाई सोसाइटी में यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो फर्टिलाइज नहीं करती है। मतलब इनफैक्ट इन्होंने जो हमारा फिफ्थ पॉपुलेशन डीटीएम मॉडल है, जो फिफ्थ डीटीएम है, इसको यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया था। वेन डेका का जो आइडिया है सेकंड डेमोग्राफिक पोटेंशियल या सेकंड डेमोग्राफिक जो हमारा ट्रांजिशन है, वेन डेका का जो आइडिया है उसको यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इन्होंने ये कहा है कि देखो जब आप हाई सोसाइटी में पहुँचते हैं तो यू आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ में ज़्यादा फोकस करेंगे, आप एक्सपेंडिचर अपना ज़्यादा करेंगे और इस चीज़ के लिए आप नहीं चाहेंगे, अच्छा ये एक्सपेंडिचर भी इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर है, ये हमारा इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर है। आप नहीं चाहेंगे कि बच्चे पैदा हों, आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो, और इस वजह से अचानक से यहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है वो डिक्लाइन कर जाती है। व्हाट इज़ दिस कैपिलैरिटी? कैपिलैरिटी का मतलब होता है कोई भी टेस्ट ट्यूब अगर आप देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर में हमें इस तरीके से कैपिलैरिटी देखने को मिलती है, थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। तो प्राइमरली जो ऊपर उठ जा रही है ये वो हाई क्लास है, ये वो हाई क्लास है जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो साइड साइड में बने हुए हैं ये हमारा लो क्लास है, और लो क्लास के पास में यहाँ पर रिलेटिवली हमें पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। दिस इज कैपिलैरिटी अप्रोच जो हमें यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी के नाम पर देखने को मिल जाती है। सेकंड हमारे पास इसी तरीके से सैडलर का आइडिया देखने को मिलता है। सैडलर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था कि जो हमारा पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर मान लेते हैं यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो फिर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, और वही अगर मान लेते हैं डेंसिटी कम है तो यहाँ पर पीपल विल फर्टिलाइज और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगी। ये हमारा आइडिया हो गया जो कि हमारा इससे रिलेटेड हो जाता है। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई है? चलिए, तो ये प्राइमरली हमारा सोशल कैपिलैरिटी को लेकर के आ जाता है, या फिर जेएस मिल का आइडिया हो गया, और ये सारे आइडियाज़ जो होता है सैडलर के आइडिया को लेकर के आ जाता है। अब जरा बात करते हैं, देयर इज अनदर मॉडल जो कि हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स को लेकर के बेस्ड है। ये हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स बेस्ड यहाँ पर मॉडल आती है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स बेस्ड हमारा मॉडल है इसको हम लोग बोलते हैं रिकार्डो का मॉडल। दिस इज रिकार्डो का मॉडल। ये मॉडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो डिपेंड किस चीज़ पर करती है? ये डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, देयर इज अ बुक, ये यहाँ पर ये बहुत पुरानी थ्योरी 1817 ईस्वी में ही दी गई थी। ये जो थ्योरी है ये थ्योरी दी गई थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बेसिस पर, और यहाँ पर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। दिस इज पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये जरा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे? देखो क्लासिकल इकोनॉमी है तो यहाँ पर टैक्सेशन से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा, तो बस आपको यहाँ पर टैक्सेशन से रिलेटेड यहाँ पर नाम ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, देखो इस तरीके की टैक्सेशन सिस्टम हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए, बुक का नाम यही है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये है बुक का नाम, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो टैक्सेशन वाली बुक का यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो ये हमारा जो होता है नॉर्मल रिकार्डो का थ्योरी हो गया, सैडलर की थ्योरी हो गई, माल्थुसियन का आइडिया हो गया। ये हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर रखा है, एक बार आप चाहे गो थ्रू करना चाहे कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सफिशिएंटली डिस्कस कर लिया। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए क्वेश्चन करने के ऊपर में, क्वेश्चन पर ही मेन अपना जो होता है वो टाइम आप लोग लगाइए, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, अब जरा फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी के बारे में जरा बात कर लेते हैं। ये सब हम लोग जरा टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जो इंडिसेस वगैरह होती हैं इस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए व्हाट इज CBR। जो क्रूड बर्थ रेट होती है ये होती है जितनी भी टोटल बर्थ हुई है डिवाइडेड बाई जो भी टोटल पॉपुलेशन के साथ में जब हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्रूड बर्थ रेट निकल जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मेरे को CDR निकालना रहेगा यानी क्रूड डेथ रेट निकालना रहेगा, तो टोटल
डेथ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 कर देंगे, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिस इज CDR हो गया। IMR क्या चीज़ होती है, 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं जब उनकी डेथ होती है डिवाइडेड बाय टोटल बर्थ के आधार पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी। सिमिलरली इसी तरीके से न्यू नेटल के बारे में बात किया था। न्यू नेटल कब होती है, न्यू नेटल होती है जब 28 हफ्ते यानी सॉरी 28 डे होना चाहिए, नॉट वीक, या 28 वीक हो जाएगा। 1 महीने के अंदर में जब किसी बच्चे की डेथ होती है तो उसको बोलते हैं न्यू नेटल। 1 साल तक के बीच में डेथ होती है तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास में अलग अलग। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर के मतलब एज स्पेसिफिक अगर बात करें, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी वो 20 से 25 साल की महिलाओं में हमें ज़्यादा फर्टिलिटी देखने को मिलती है। 20 से 25 साल की महिलाओं में ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली फर्टिलिटी आ जाती है। चलिए, TFR जो चीज़ होती है, इट इज़ द एक्सपेक्टेशन, कि क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिले, दिस इज एक्सपेक्टेड बर्थ, क्या एक्सपेक्टेड बर्थ है। और जनरल फर्टिलिटी एक्चुअल फर्टिलिटी है, दिस इज एक्चुअल फर्टिलिटी, कितनी फर्टिलिटी हमें ऑब्जर्व हो रही है, कितनी फर्टिलिटी हमें देखने को मिल रही है। नेट रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया ही था कि जैसे हमारे पास में अगर मान लेते हैं कोई एक फीमेल है और अगर मान लेते हैं वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में गुजर रही है, तो फिर नॉर्मली क्या होता है, हाफ ईयर में ही उसकी जो मतलब मान लो कि बेटी हुई होगी, डॉटर हुई होगी, वो अपने फर्टिलिटी पीरियड में आ जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से इसकी जीवन लीला खत्म, इसकी आधी हो गई, फिर इसका जो होता है आगे इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो रिप्लेसमेंट रेट होनी चाहिए, जो रिप्लेसमेंट NRR जो होना चाहिए वो प्राइमरली हमारा 1 होना चाहिए। TFR जब टोटल हम लोग बात करें ये हमारा 2.1 होना चाहिए, और इन सब के बेसिस पर हमारा रिप्लेसमेंट लेवल 1 हो जाएगा, यानी पॉपुलेशन इज गोइंग टू स्टेबलाइज। ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में यहाँ पर जो ये हमारी NRR होती है, ये हमारी नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो रहेगी ये हमारी 1 होनी चाहिए। जो हमारा जनरल रिप्रोडक्शन है, ये तो खैर जनरल रिप्रोडक्शन तो जो हमारा एक जनरल टर्म होती है, NRR जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। TFR जो होती है वो 2.1 होना चाहिए। खैर ये डिटर्मिनेंट हमारे पास में है, एजुकेशन, रिलीजन, ये सब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। किंग्सले डेविस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। बॉसर अप का आइडिया ध्यान रखिएगा, बॉसर अप का जो आइडिया है ये बोलता है टेक्नोलॉजी वुड अल्टीमेटली लीड टू जो भी स्टेबिलिटी है। जैसे मान लेते हैं किसी भी चीज़ की अगर कमी पड़ रही है या कोई भी चीज़ ज़्यादा हो रही है तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर चीज़ों को सही कर सकती है, बस ये ध्यान रखिएगा। बॉसर अप का मतलब टेक्नोलॉजी विल मतलब हमेशा वो चीज़ों को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये बेसिकली बॉसर अप का ही आइडिया है कि जब भी डिमांड होती है, डिमांड लेड टू इनोवेशन, डिमांड लेड टू इनोवेशन, ये हमारा जो है बॉसर अप का आइडिया हमें देखने को मिल जाता है। तो ये प्राइमरली यहाँ पर है, बाकी ये सब आपके लिए रेलिवेंट नहीं, आप इसको छोड़ दीजिएगा जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। बॉन्गार्ड्स का आइडिया जो होती है, दिस इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट, लेकिन अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैरिज, कंट्रासेप्शन या जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ये प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी होती है, बॉन्गार्ड ने बात कर रखा है, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में भी नहीं है और उस पर कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो उसको स्किप कर दीजिएगा। जितना क्वेश्चन आया हुआ है उसी को हम लोग ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हम लोगों ने प्राइमरली जितने भी डेमोग्राफिक पोटेंशियल से रिलेटेड है उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर बात किया है। अब 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा हैं, ज़रा उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि उस पर भी हो सकता है क्वेश्चन वगैरह बन जाए, उस पर भी आ जाते हैं। इससे पहले क्या करना था, मैं समझा नहीं, इससे पहले क्या करना था। अच्छा, इससे पहले क्या स्किप करना था, ये वाला पार्ट। बॉसर अब केवल ध्यान रखिएगा, और बाकी ये जो ओमरान का आइडिया है इसको स्किप करने को मैंने बोला हुआ है। ये प्रेस्टान ओमरान का जो आइडिया ये मैंने स्किप करने को बोला हुआ है, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ओमरान का आइडिया वैसे तो मेडिकल ज्योग्राफी में देखने को मिलता है कि क्या है, बट ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप करिएगा। ये दोनों यहाँ पर कट करिएगा, ये दोनों कट करना है। किंग्सले डेविस हम लोगों ने बात कर ही लिया है। कार्डवेल का जो आइडिया है, कार्डवेल याद कर लीजिएगा। कार्डवेल ध्यान रखिएगा कि जो हमारे एजुकेशन हो गया या फीमेल लिटरेसी हो गई, ये जो होती है फर्टिलिटी को यहाँ पर कम करता है। बॉसर अप का आइडिया टेक्नोलॉजी को लेकर के है। कार्डवेल का जो आइडिया है यह हमारा जो होता है सोशल लिटरेसी या सोशल डेवलपमेंट को लेकर के है। बस इतना पार्ट यहाँ पर करना है, बाकी ये दोनों स्किप करनी है, और यहाँ पर बुंगार्ड का आइडिया स्किप करना है। ये हम लोगों ने बात किया कि इन दोनों को स्किप कर देना है, ठीक। चलिए अब जरा बात करते हैं, कुछ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या, एक आध दो जो है यहाँ पर टर्म्स वगैरह हैं उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि आखिर में लाइफस्टाइल को लेकर के क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नहीं छोड़िए, ये हमारा उमरान का ही आइडिया है तो इसको छोड़ दीजिए, ये ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं माइग्रेशन वगैरह को लेकर के। एक सेकंड जरा देखिएगा, मेरे ख्याल से हाँ मैंने काफ़ी हद तक कवर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं जरा, एक सेकंड। ओके दिस इज़, हाँ ठीक है, डन है यहाँ पर, हाँ ठीक है डन है।
ये क्या है, क्लार्क आइडिया है, ओके ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये प्राइमरली हम लोग जरा आगे क्वेश्चन जो आगे जो इससे रिलेटेड कंटेंट है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए स्पेशल पैटर्न में तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि कहाँ पर किस तरीके की पॉपुलेशन है, कहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सिंपल है, माइग्रेशन में आ जाओ। माइग्रेशन का जो आइडिया प्राइमरली वो माइग्रेशन कैसे माइग्रेट कर रहा है उसको लेकर के होता है। हम लोगों ने इसमें एक टर्म बात किया था डेमोग्राफिक मोमेंटम को लेकर के, डेमोग्राफिक मोमेंटम को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था। व्हाट इज दैट डेमोग्राफिक मोमेंटम? डेमोग्राफिक मोमेंटम का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ ब्रेक कर देते हैं लेकिन वो फिर भी आगे की ओर में बढ़ती रहती है बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड, यानी हाई ग्रोथ होने की वजह से फिर भी जो है जब आगे बढ़ जाती हैं चीज़ें उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। कि हमने ब्रेक लगाया है लेकिन फिर भी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई है, यानी कि फिर अल्टीमेटली फिर भी उसके बावजूद भी मतलब कुछ एक बच्चे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, यह हमारी मोमेंटम कहलाती है। माइग्रेशन तो ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन होती है विद इन द कंट्री या विद इन द जब रीजन होती है, और एक्सटर्नल होती है जब बाहर की तरफ में चलती है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें ऑब्वियस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन ऑब्वियसली हर तरीके की माइग्रेशन होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव डिफरेंट थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। जैसे 1885 में हमें रेवेंस्टीन की थ्योरी देखने को मिल जाती है, फिर ली की थ्योरी 1966 में हो गई, फिर स्टॉफर का आइडिया 1940 में है, जेलेंस्की का आइडिया 1971 में है, जिफ का भी आइडिया 1940 में देखने को मिल जाती है। ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, इसको स्किप कर दीजिएगा, ये स्किप करना है। हैगर स्ट्रैंड का आइडिया 1953 लिखा है, 1975 में वैसे दिया गया था। 1975 में हैगर स्ट्रैंड का आइडिया आता है जो कि डिफ्यूजन से रिलेटेड है। बीजे एल्बरी का आइडिया आ जाता है जो अर्बन हायरार्की को लेकर के है। वॉलपर्ट का आइडिया 1977 है, दिस इज 1977 है, जो कि बिहेवियरल मॉडल पे बेस्ड है। साइमन का आइडिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों स्किप करना है, ये स्किप करना है। और इसमें जो है यहाँ पर ये स्किप किया गया है, टॉरेंस के आइडिया को हम लोगों ने यहाँ पर स्किप किया है। ये दो आइडिया हम लोगों ने यहाँ पर स्किप किया है, बाकी मेरे ख्याल से दिस इज मोर देन सफिशिएंट, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। पॉपुलेशन कंपोजिशन को लेकर के बात करेंगे तो एक एज कंपोजिशन जो एज सेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग यहाँ देखते हैं, सेक्स कंपोजिशन वही मेल फीमेल के थ्रू देखते हैं यहाँ पर, ये सब चीज़ें है नहीं कुछ। डिपेंडेंसी रेशियो का सिंपल फार्मूला होता है, जहाँ पर जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, वर्किंग एज को हम यहाँ पर लेस देन 14 ईयर प्लस 60 प्लस ईयर, जो भी 60 साल से ऊपर होते हैं, ये जो रेशियो निकल करके आता है इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। पॉपुलेशन पिरामिड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक्सपैंडिंग, स्टेशनरी, कॉन्ट्रैक्शन, किस तरीके का पिरामिड हमें देखने को मिल जाता है। किंग्सले डेविस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हमारा पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोजन के आइडिया के बारे में इन्होंने बता रखा था। मेडल, ट्रिवार्था, जेलेंस्की, क्लार्क, ये सारा आइडिया हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ है। क्लार्क का जो आइडिया था ये हमारा फिफ्थ जो पॉपुलेशन जो हमारा डीटीएम है इसके बारे में हमें देखने को मिल जाता है। पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के बारे में आ जाते हैं जरा। पॉपुलेशन पॉलिसी का मतलब क्या है? पॉपुलेशन पॉलिसी अब डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में दो अलग अलग हमें देखने को ऑब्वियसली मिलेगा। जो डेवलप्ड कंट्री है यहाँ पर है क्या कि रिप्लेसमेंट रेट हमारा लेस देन 1 हो गया है, क्योंकि पॉपुलेशन बर्थ जो होती है काफ़ी कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट रेट या तो मोर देन 1 है या फिर बराबर इक्वल टू 1 हो चुका है। तो अब यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री में सीधी से बात करेंगे तो यहाँ पर बर्थ रेट कम है जिसे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। तो पॉसिबिलिटी हमारी कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? प्रोनेटल पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ पर बड़े हों तो प्रोनेटल पॉलिसी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जबकि यहाँ पर एंटीनेटल बच्चों को कम करना है, मतलब बर्थ रेट हमें कम करनी है। मेजर कंसर्न वही है, श्रिंकिंग वर्कफोर्स हो गया, प्लस इसके अलावा एजिंग पॉपुलेशन हो जाती है, बूढ़े लोग मिलेंगे, नो फर्टिलिटी मिल जाएगी, राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जो है पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में यहाँ पर आपस में जो होती है वो कंपटीशन चल रही है, तो रिसोर्स स्ट्रेन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, पोवर्टी रहेगा, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इशू को लेकर के रहेगा। प्रोनेटल पॉलिसी यहाँ पर जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान जो डेवलप्ड कंट्री है। एंटीनेटल जैसे इंडिया, चाइना, ठीक है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जो भी हैं यहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बाकी यहाँ पर टेक्नोलॉजी वगैरह है, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बस ये ध्यान रखिएगा, ये आगे बात चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बस ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनकी पॉलिसी जो होती है प्रो नेटल होती है, इनकी जो पॉलिसी होती है एंटी नेटल होती है। बाकी सारा बहुत ही ऑब्वियस सा कंसेप्ट, ऑब्वियस सी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। किंग्सले डेविस डिस्कस हो गया है। मिडल का आइडिया हम लोग रीजनल डेवलपमेंट में बात करेंगे। बॉक का आइडिया जो होती है ये ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप करना है, बॉक का आइडिया नहीं। अमर्त्य सेन के लिए ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच या कैपेबिलिटी अप्रोच यहाँ पर बोला जाता है। ये कैपेबिलिटी अप्रोच यहाँ पर आ जाएगा, कैपेबिलिटी अप्रोच आ जाएगी, ठीक है। केस स्टडी इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट नहीं है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। कैनन कैंटिलिन का आइडिया प्राइमरली हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो कैंटिलिन का आइडिया हो गया, कैनन का आइडिया हो गया। सॉन्डर्स का जो आइडिया है ये ध्यान रखिएगा, ये प्राइमरली यहाँ पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में बात करता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इनकी बुक का नाम है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।
इन्होंने स्टडी किया था प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को लेकर के कि कितना प्रोडक्शन कंजम्पशन हमें प्राइमरली देखने को मिल रहा है। सो माल्थस का आइडिया ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मार्क्सियन अप्रोच, जूलियन साइमन। साइमन का आइडिया यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये प्राइमरली यहाँ पर रिसोर्स के लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ह्यूमन को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर बताया गया था। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पर भी सेम वही है। अगर कोई भी पैरामीटर कुछ भी रहेगा तो क्या यहाँ पर बात करेंगे 7 पैरामीटर, 7 पैरामीटर ध्यान रखना। हालांकि ये साइमन है और हम लोगों ने जो बात किया हुआ था वो हमारा स्मिथ का आइडिया था। ध्यान रखिएगा साइमन और स्मिथ में कभी कभी जो होती है वो स्विचिंग हो जाती है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। बहुत सारा आपका आइडिया टेक्नोलॉजी को लेकर के है। सो प्राइमरली यहाँ पर टेक्नोलॉजी को हमें इंप्रूव करना है, ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह ये सब जो होता है बहुत सारा आपका आइडिया आ जाएगा। बाकी मिडल का आइडिया तो जो है विशियस साइकिल या हमारा अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी हम लोग इसको बोल देते हैं, ये सब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। एकरमैन का आइडिया यूएस टाइप हो गया, यूरोप टाइप हो गया, इजिप्ट टाइप हो गया, ब्राज़ीलियन टाइप हो गया और आर्कटिक टाइप हो गया। पॉपुलेशन यहाँ पर यूएस में जो होती है पॉपुलेशन हाई नहीं, लो पॉपुलेशन है। रिसोर्स यहाँ पर काफ़ी हाई है, टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई है और हमारा जो रिसोर्स रेशियो होती है ये हमें काफ़ी लो देखने को मिल जाता है। यूरोप में पॉपुलेशन हाई है, यहाँ पर रिसोर्सेज जो होती है वो भी हाई ही है, टेक्नोलॉजी रिलेटिवली हाई है, तो यहाँ पर हमें रिलेटिवली जो है लो देखने को मिल जाएगी यूएस के कंपेयर में। इजिप्ट में आ जाओगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन रिसोर्स कम है, मॉडरेट यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। ब्राज़ीलियन में यहाँ पर पॉपुलेशन हाई है, रिसोर्स भी हाई है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी पुअर देखने को मिल जाती है। मेरे ख्याल से ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ, ये आपकी क्लैरिटी हो गई होगी। सो दिस इज ऑल, ये हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी होता है खत्म। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अगर कोई डाउट किसी का है तो फिर बताइए, नहीं तो ये हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी खत्म होती है। अब आप लोगों का टारगेट ये है कि जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो यूनिट हम लोगों ने बात किया और इसके अलावा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो बात किया गया है, मतलब जो हमने डिस्कस करना है वो आप अपनी यूथ वाली मैगजीन से या आप लोग जो होता है इसके क्वेश्चंस को जरा बैठ करके करिए अब, ठीक है। सर रिप्लेसमेंट रेट 2.1 क्यों होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए, तो रिप्लेसमेंट रेट के बारे में यहाँ पर जरा देखिए। अब जैसे एक दिन हम लोगों ने वैसे बात किया था, मान लेते हैं कि कभी भी एक मान लो चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मेनली मान लेते हैं मेल है और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर फीमेल है, ठीक है। ये मेरा मेल हो गया, ये मेरा फीमेल हो गया। एक ऑब्वियस ही कंडीशन होती है कि इनका जो बच्चा है वो अगर सिंगल चाइल्ड होता है तो मेल हो सकता है और अगर मान लेते हैं फीमेल है तो फीमेल हो सकती है। तो प्राइमरली यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि दो लोग मिल करके अगर सिंगल चाइल्ड यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पॉपुलेशन टोटल 1000 है, जिसमें से 500 मान लेते हैं कि मेल है, 500 मान लेते हैं फीमेल है। तो यहाँ पर जो बच्चे भी होंगे वो मान लेते हैं 500 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि एक कपल से एक ही बच्चा हो रहा है। इसमें से मान लो 250 जो होती है मेल पॉपुलेशन है, 250 यहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन। एक जनरल कैलकुलेशन, जनरल प्रोबेबिलिटी लेकर के अगर बात करते हैं तो मेरी जो पॉपुलेशन है इट इज़ एक्चुअली डिक्लाइनिंग। यहाँ पर देखिए आने वाले टाइम में 500 हो जा रही है। फिर इसी तरीके से आने वाले टाइम में टोटल बच्चे यहाँ पर 250 कपल से 250 बच्चे पैदा होंगे, जिसमें से 125 मेल होंगे, 125 फीमेल होंगे। फिर इसी तरीके से 125 यहाँ पर कपल बने, जिसमें से 125 में से 125 कपल में से जो बच्चे पैदा होंगे ऑब्वियसली, मतलब 125 250 में से 125 कपल यहाँ पर बनेंगे, 125 बच्चे पैदा होंगे। हो सकता है यहाँ पर और भी कम हो जाए, 70 ही केवल, 70 क्या 60 यहाँ पर केवल बच्चे हो जाए। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल चाइल्ड यहाँ पर प्रोड्यूस करूँ, यानी अगर मैं TFR यहाँ पर मैं 1 लेता हूँ तो पॉपुलेशन हमारी डिक्लाइन हो रही है और इट इज़ नॉट रिप्लेसिंग। जैसे पॉपुलेशन 1000 है और यहाँ पर आधी हो जा रही है, मतलब यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट रेट है हमारा वो 0.5 हो गया, आधा हो गया। लेकिन अगर मैं यही 2 बच्चे अगर मैं पैदा करूं तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 यहाँ पर पॉपुलेशन 500 कपल बन गए, 500 बच्चे कितने पैदा हुए, 2 बच्चे पैदा हुए तो यहाँ पर हो गए 1000 बच्चे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो गया। एक जनरल कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो 500 यहाँ पर भी हो गया। फिर यहाँ पर 2 बच्चे पैदा हुए, 1000 हो गए। फिर यहाँ पर 500। तो अगर मेरी TFR 2 है तो मैं बोलूँगा कि हाँ मेरा रिप्लेसमेंट रेट जो है मेरा 1 आ रहा है। जितनी पॉपुलेशन है उतना ही रिप्लेस हो रही है, जितनी पॉपुलेशन है उतना ही रिप्लेस हो रही है। TFR को थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखा जाता है, एक तो पहली बात मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर एस्टिमेशन किया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कभी कभी डेथ्स रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती हैं। तो 2 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा प्राइमरली ऐसा नोटिस किया गया है, देखा गया है कि 2.1 से हमारी जो रिप्लेसमेंट है वो हमारी स्टेबल हो रही है, इक्वल बराबर देखने को मिल जा रही है। और यही कारण है कि TFR हमारी 2.1 होती है, रिप्लेसमेंट रेट हमारा 1 होता है और जो हमारा NRR है, नेट रिप्लेसमेंट जो है वो हमारी 1 आ जाती है। क्लियर? चलिए, तो ऐसा है। और किसी का कोई सवाल?
चलिए, तो ऐसा है कि अब आप लोग बैठ करके मतलब जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, वी हैव कंप्लीटेड अवर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, यूथ वाले क्वेश्चंस हैं, बैठ करके सारे क्वेश्चंस करिए। नॉर्मली मैंने सारे पार्ट को यहाँ पर कवर कर दिया है, जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट थी वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था। अब आप क्वेश्चंस करिएगा, जहाँ पर आपको लगता है कि ये वाला पार्ट जो है मिसिंग हो रहा है, ये वाला पार्ट आपको याद नहीं हो रहा है, उसको हाईलाइट करके एक पेज पे, सिंगल पेज पे आप लोग लिख लिया करिए और उसको फिर बार बार रिवीजन करिए। पूरी बुक को रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ, उस बुक को एक्सट्रैक्ट करके जो पार्ट आपसे मिसिंग है या जो पार्ट आपको नहीं याद हुआ है, वो पार्ट आप लोग लिख करके तब याद कर सकते हैं। सो अभी क्लास को स्टॉप करते हैं, 2:30 पे हम लोग मिलेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर भी रहेंगे जिसके बारे में हम लोग बात किया जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर अभी फिलहाल स्टॉप करते हैं। अभी मैं जो ये स्लाइड है ये मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ताकि अगर आपको इससे कुछ नोट्स बनानी है, रिवीजन करना रहेगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।